नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन की विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षपाल गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों देशों के डीजीएमपीओ के बीच में एक समझौता हुआ है जिसे हम सीज फायर कहते हैं। सीज फायर इससे भी पहले हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला वो आप लोगों के सामने है। अब की बार ये सीज फायर जो कि एक वर्बल हुआ है, रिटर्न में नहीं हुआ, क्या हम पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? क्या हमारे सीमा पर रह रहे लोगों को फिर आराम या चैन की नींद वो सो सकेंगे? इसके बारे में आज हम बात करेंगे वार कॉरेस्पोंडेंट सीनियर जर्नलिस्ट सतीश वर्मा जी से। सतीश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, जैसा कि आप जानते हैं कि नया समझौता सामने आया है। हालांकि समझौता इससे पहले भी हुआ था, लेकिन हालात ये थे कि सरहद के ऊपर वो सीज फायर हो नहीं चुका। कितनी बार हर रोज हम सुनते थे सीज फायर वायलेशन हुआ है, फलां जगह हुआ है, फलां जगह हुआ है, फलां जगह से लोग सीमा से फिर पीछे वापस आए हैं, अपने घरों को छोड़कर घरों का नुकसान हुआ है, बहुत उनको झेलना पड़ा है। अब की बार क्या हम पाकिस्तान पे यकीन कर सकते हैं? देखिए आदर्श जी, आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है और इसलिए कि जैसे आपने जिक्र किया सन 2003 में 23 नवंबर को वहाँ पाकिस्तान में जफरुल्लाह जमाली की हुकूमत थी या अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी, तो तब एक समझौता हुआ था। उन दिनों बड़ा सीज फायर वायलेशन करता था पाकिस्तान, हिंदुस्तान के जवानों को रिटेलिएट करना पड़ता, जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती थी। तो अल्टीमेटली वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत वो ये समझौता हो पाया और ये उम्मीद की गई थी कि शायद अब सरहद के जो लोग हैं, सीमांतवासी, चाहे इधर के हों या सरहद के पार के हों, दोनों अपने चैन से खेती बाड़ी करेंगे, जो पुश्तैनी धंधा है, और दूसरा आराम से जी पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान अपनी जुबान पर खरा नहीं उतरा। आपको ये भी याद होगा पिछले साल जो बीता साल है 5133 बार सीज फायर वायलेशन की पाकिस्तान की ओर से घटनाएं की गई, जो अब तक की 2 दशक के अंदर सबसे बड़ा वायलेशन माना गया है। तो मैं समझता हूँ जो आपकी चिंताएं हैं, ये चिंता सरहदी लोगों की भी है और उन लोगों की भी है जो रक्षा से जुड़े लोग हैं। सीसी, हम अपनी वार्ता को जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच में आपको जीओसी नॉर्दर्न कमांड उन्होंने क्या कहा है इस बारे में? आप जी बिल्कुल, देखते क्या कहा। जब कभी भी देश की संप्रभुता पर किसी ने आंख उठाई है, भारतीय सेना ने उसी भाषा में उसका जवाब दिया है। कई मायनों में पिछला साल भारतीय सेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष था। इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारे जवानों ने हिम्मत, आत्मविश्वास और धैर्य का भरपूर प्रमाण दिया है। बीते एक साल में कश्मीर घाटी में सुरक्षा और स्थिरता के सभी मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हिंसा की घटनाओं में भारी गिरावट आई है और यह शांति, सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के लिए जनता के समर्थन को दर्शाता है। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में बुनियादी तैनाती और रक्षा तैयारियों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और इसके लिए हमेशा की तरह हमारे अथक प्रयास जारी हैं। हमने जितने प्रयास अपनी सुरक्षा और सेना को मजबूत करने के लिए किए हैं, उतनी ही प्रतिबद्धता से प्रयास शांति और सुरक्षा को कायम रखने के लिए भी हुए हैं। हाल ही में पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने एक संयुक्त वक्तव्य में 24-25 फरवरी की रात से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की घोषणा की है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सीज फायर का काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम लोग सतर्कता बनाए रखेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग बंद होने से शांति बहाल होगी और आवाम अपना जीवन को सुरक्षा के वातावरण में बसर कर सकेगी। तो सीजी जी, जैसा आपने देखा, जीओसी नॉर्दर्न कमांड ने कहा है कि सरहद की सीज फायर जो भी समझौता है उसके साथ मिलिटेंट्स ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। क्या कहेंगे? देखिए, हमारी ये बड़ी अहम कमान है, उत्तरी कमान सेना की मानी जाती है, जिसके अधीन 14 कोर आती है, 15 कोर आती है, 16 तो हमारी नगरोटा है जम्मू की और 15 वैली की और 14 हमारी कारगिल के बाद, वार के बाद बनाई गई थी लद्दाख में। तो मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तरी कमान के जो सेना प्रमुख ने जो बात कही है
वो बड़ी अहम है। जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये समझौता केवल सरहद पर अमन के लिए है। अमन के लिए ये वैली के अंदर जो आतंकवादी घूम रहे हैं, दंदनाते हैं, उनके लिए समझौता नहीं है। उनको तो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ही उनसे निपटा जाएगा। जी। तो वो निपटाया जा भी रहा है। तो मैं समझता हूँ उनका सीधा साधा हुआ बयान है जो एक सेना प्रमुख को उत्तरी कमान कहना चाहिए, क्योंकि ये मैं इसलिए बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये बेहद अहम है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन है। जी, जी। ये हमारी इस महत्वपूर्ण कमान है रणनीतिक नजरिए सामरिक महत्व से कि चीन से भी निपटना होता है जी। जब वो कोई खुराफात करता है, और पाकिस्तान तो आए दिन करता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम जरा ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हैं, हमारे रक्षा विशेषज्ञ बिल्कुल, बिल्कुल। उनसे हम बात करते हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है कि क्या आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि क्या हम पाकिस्तान के ऊपर सीज फायर जो है, इसके समझौते के बारे में क्या हम भरोसा कर सकते हैं उनके ऊपर? क्या वो इस सीज फायर को कायम रख सकेगा? भारत और पाकिस्तान की फौजों के डीजीएमओ के बीच में सीज फायर का जो समझौता हुआ है वो एक वेलकम डिसीजन है। एक ऐसा फैसला है जिससे भारत के बॉर्डर बेल्ट में रहने वाले, खासकर जम्मू कश्मीर की बॉर्डर बेल्ट में रहने वाले शहरियों को, नागरिकों को बहुत राहत मिलेगी। वे लोग पाकिस्तान की अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशंस के विक्टिम रहे हैं, उन्हें बहुत जान और माल का नुकसान हुआ है। वो चैन की सांस कब तक ले सकेंगे, ये पाकिस्तान की सिंसेरिटी पर डिपेंड करता है। क्या ये कोई ढोंग है या फिर पाकिस्तान फिर सच्चे दिल से शांति चाहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल सच मान के चलनी पड़ेगी, और वो ये है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी मानता है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को त्यागा नहीं है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को त्यागता नहीं है, तब तक पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए सीज फायर का समझौता होने के बावजूद भी भारतीय सेना जो एलओसी पर डिप्लॉयड है, वो निगरानी में बिल्कुल भी चूक नहीं कर सकती है। वो निगरानी में बिल्कुल भी ढील नहीं कर सकती है। वो अपने एसओपीज को फॉलो करने में बिल्कुल भी ढील नहीं कर सकती है। उन्हें और चौकस और चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। सी जी, जैसा आपने ब्रिगेडियर जी से सुना, वो भी इस बात में शंका कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान सीज फायर पे कायम रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी एक बड़ी शंका है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सेना हर स्थिति को निपटने के लिए तैयार है। देखिए, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी ये वेस्टर्न कमांड में भी रहे हैं और बहुत बेहद अनुभवी रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। उनकी जो आशंका है, जो अप्रीहेंशंस हैं, वो वाजिब है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने देखा है, अनुभव किया है, ये उनका एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान पर आप एकदम यकीन नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले दिनों में उसकी कथनी और करनी में क्या फर्क है वो तब पता चलेगा। तो मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हुआ कहता हूँ जो ब्रिगेडियर गुप्ता जी ने कही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक अपना कोर एजेंडा है, हिडन एजेंडा है कश्मीर का। जी। मैं समझता हूँ कि उनके रग रग में कश्मीर को लेकर खुराफात करना, उग्रवाद फैलाना और डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, ये मतलब अस्थिरता पैदा करना, ये उनके हिडन एजेंडे में है। तो ये तमाम चीजों को कैसे हजम कर पाएगी पाकिस्तान? मैं एक मिनट आपको रोकना चाहता हूँ। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं पीआरओ डिफेंस कर्नल आनंद। कर्नल आनंद से बात कर लेते हैं। कर्नल साहब, समझौता इससे पहले भी हुआ था, 2003 में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा उसका उल्लंघन किया। तो क्या इस बार हम कितना इस समझौते को समझते हैं कि एक फुल प्रूफ समझौता है जो अभी तक लिखने में नहीं है, कुछ रिटर्न में नहीं है? दोनों कंट्रीज की तरफ से 2003 में जो सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसके बाद कुछ समय तक इस चीज़ को बड़े रिलीजियसली फॉलो किया गया। बट धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो इसमें सीज फायर वायलेशंस में थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी होता गया। और अगर आप पिछले 3 साल देखें, 2018 से लेकर 2020 तक, तो इतना पीक इसमें बढ़ोतरी हुई है कि जिसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। और इस बढ़ोतरी में ना सिर्फ वायलेशंस में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि जो हमारा अगर बॉर्डर एरियाज़ में के आसपास जो
सिविलियंस के लिए लाइफ कितना डिफ़िकल्ट होता गया, उनकी नॉट ओनली हेल्थ इश्यूज, उनका लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक और डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी। और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अगर 2020 के आप फिगर्स देखेंगे, इट हैज़ गॉन बियॉन्ड 5000, जो कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग नंबर है। एंड इस बढ़ोतरी से कोई भी कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है। हम अपने बॉर्डर्स को मैन किए हुए हैं, वो अपने बॉर्डर्स को मैन किए हुए हैं। सिर्फ फायरिंग से कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। तो उनकी तरफ थोड़ी सी बेसिकली उनके जो मन में था कि जो इंडियन गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में स्टेबिलिटी लाने के, वो उनसे देखा नहीं जा रहा था। बट धीरे धीरे जब से जम्मू एंड कश्मीर का आवाम और युवा इस मेन कॉज के साथ जुड़ गए हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो तब से उस तरफ भी थोड़ा एहसास हुआ है कि वो कितने भी कारनामे कर ले, वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को और युवा को भटका नहीं सकते। और ये अब मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं और इनको डिस्टर्ब करके उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। सो अल्टीमेटली दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल पे एक टॉक्स हुई हैं कि हम दोबारा सीज फायर को एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। एंड हमें आशा है कि अगर पिछले हफ्ते 10 दिन से अगर आप बॉर्डर एरियाज़ के लोगों से पूछे कि उनको ज़िंदगी में कैसा एहसास हुआ है, तो इट इज़ जस्ट लाइक कि दूसरी ज़िंदगी मिल गई। और ये एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इससे जो भी बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं दोनों देशों के, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली बनी रहेगी, शांतिप्रिय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और जो भी प्रॉस्पेरिटी या डेवलपमेंट दोनों देशों की गवर्नमेंट्स चाह रही हैं, वो एक सहजबद्ध तरीके से फॉलो किया जा सकता है, उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कर्नल साहब, पीपी न्यूज लाइन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीसी जैसा आपने पीआरओ डिफेंस को भी सुना, उन्होंने भी यही बात कही जो जितने भी एक्सपर्ट उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं एक किस्सा मुझे याद आता है कि सन 2004 की बात है कि सैफमा का डेलीगेशन जम्मू कश्मीर से गया था, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान। उस डेलीगेशन में मैं भी था। तो हमारे कार्यक्रम बना कि उस साइड की जो एलओसी है, उड़ीसा जो पड़ती है, हमारे उधर का हिस्सा जो है पीओके का जिसको हम कहते हैं, तो वो सबसे लास्ट पोस्ट है जो हमारी इधर बारामूला की साइड से लगी होती है। हमारी इधर से चकोटी है, उनकी उड़ीसा है। तो वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे मुशर्रफ उस टाइम थे राष्ट्रपति पाकिस्तान के, तो वो हमें दिखाने लगे कि देखिए आपकी आर्मी किस तरह गोलियां दागती है, हुआ है। तो मुझे एक किस्सा याद आया, तो मैंने आगे बढ़कर कहा उस प्रतिनिधि मंडल में से, मैंने कहा आप देखिए, आप जनरल साहब आप अपनी बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे उधर एक आरसपुरा सुचेतगढ़ इलाका है, सियालकोट आपके इलाके से लगा हुआ। मैंने कहा वहाँ आपके पाक रेंजर इस कदर अनप्रवोक फायरिंग करते हैं, बिना अक्सावी करते हैं कि वहाँ एक गांव है, उस गांव में गुजर रहते हैं। अब्दुलिया। तो मैंने कहा वहाँ मुस्लिम गुजर मार दिए। मैंने कहा आप तो देखते ही नहीं गोली किस पर चल रही किस पर नहीं चल रही, आरोप भी लगा रहे हैं आपका वो है कि कत्ल भी करते हैं, इल्जाम भी दूसरे पे लगाते हैं। तो उनके पास मेरी बात का जवाब नहीं था। मैं समझता हूँ, और जबकि एक साल भी नहीं बीता था तब सीज फायर पे समझौता हुए। तो आपकी जो दर्जी है बिल्कुल वाजिब है कि इन पर एकदम यकीन करना बेहद कठिन और मुश्किल है, और सेना को सतर्क रहना होगा। सीजी जैसा आपने कहा ना, बॉर्डर पे इस काम की बात की है आपने अब्दुलिया की, मैं रामगढ़ सेक्टर की बात करता हूँ। बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, सीमा के ऊपर हमारा एक स्कूल है। हम गए, सारा का सारा स्कूल गोलियों से छलनी हो चुका था, बच्चे पढ़ रहे थे। जब मैंने उनके टीचर की, मैं उस टीचर को भी सल्यूट करता हूँ, उस टीचर को जब हमने पूछा, उन्होंने कहा जब गोलियां चलती है बेटे जो बच्चे बैठ के नीचे से घर चले जाते हैं, फायरिंग बंद होती है, फिर पढ़ने आ जाते हैं। मतलब ये हालात वहां पे है कि लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। और सीज फायर का मतलब सीज फायर हुआ है, उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। अब जबकि मिलिटेंट्स एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में ये बढ़ाया जा रहा है, क्या एक बार फिर सीज फायर की आड़ में मिलिटेंट्स को धकेलने का काम शुरू होगा? देखिए, वही बार बार घूम के वही सवाल आता है कि पाकिस्तान पे
सहज यकीन करना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है मैं समझता हूँ। क्योंकि इस वक्त हालात ये है सूरत हाल कि अगर आप सामरिक महत्व के दोनों ILS और LCO को देखें और IB को देखें, चीन उनका एक और चुपचाप पार्टनर बन गया है इस पूरी गेम प्लान में, जो हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों जो ड्रोन आए वो चीन निर्मित थे, हथियार उनके जरिए गिराए गए, अभी भी नहीं रुक रहे। वो सारा इंटरनल बॉर्डर सांबा सेक्टर हो या रामगढ़ सेक्टर हो, हथियार वहाँ गिराए गए। इसी प्रकार LOC के इलाके में ड्रग्स भेजी गई। तो कुल मिलाकर इनका जो एजेंडा है केवल हथियार या आतंकी नहीं है, टेरर फंडिंग के लिए ड्रग की स्मगलिंग भी है, वो ड्रोन के जरिए। ये नई एक मोडास ऑपरेंडी है जो चीन की मदद से पाकिस्तान ने शुरू किया है। और आपका जो सवाल और जो आप ब्रिगेडियर गुप्ता ने कहा या सेना के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, कर्नल साहब आनंद ने, वो आपकी बिल्कुल आशंकाएं बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान को अभी वॉच करना पड़ेगा। लेकिन ये बात ठीक है, हमारी सेनाएं चौकस है। ये सेना के आला अधिकारियों ने कह दिया है कि पाकिस्तान जैसा व्यवहार करेगा उसको सरहद पर देखो किस तरह से सीमा के ऊपर से सुरंगें निकाल रहा है और जम्मू को ज्यादा टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है जम्मू में वो बैठ कर आतंकवादी जम्मू और पंजाब को ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वैली में उसको पता है कि वैली में उसकी दाल नहीं निकल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जो LOC है उसकी टोपोग्राफी ऐसी है, खाई है, पहाड़ियां है, बर्फ है, तो इसलिए उसको थोड़ा वहां मुश्किलें कई तरह की आती हैं। ये प्लेन्स है, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से जुड़ा पूरा IB का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से लेकर हमारा अखनूर की एक हद तक जाता है, तो प्लेन इलाका है। तो पाकिस्तान कोशिश करता है सुरंगें यहाँ से इजीली निकलेंगी, इसलिए अच्छा एक बॉर्डर एक्शन टीम इसने और तैयार कर रखी है, स्नाइपर के जरिए निशाने बनाना। अब जरूरी नहीं है कि LOC पर तो फायरिंग चलो एक आपने सीमांत लोगों पर करी या आउटपोस्ट पे करी, इसकी क्या गारंटी है कि कल को बैट के जरिए फायरिंग करवाएंगे जी, और कह दी हमें तो पता ही नहीं है कौन आया कौन कर गया जी जी। तो पाकिस्तान पर बड़ी पैनी नजर रखने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि जो देश के रणनीतिकार है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री आवास, मैं समझता हूँ वो इन तमाम चीजों पे लाजमी तौर पे गौर कर रहे होंगे। और जो हमारे सेना प्रमुख है और खासतौर से जो हमारी उत्तरी कमान की जो सेना प्रमुख है लेफ्टिनेंट जनरल, वो इन तमाम चीजों को बड़ी गहराई से चिंतन मंथन कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे। और उन्होंने अपनी सेना को क्या रखा होगा जवानों अफसरों को कि भैया चौकस रहना, हम इस पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं कर सकते। सीजे अंत में एक बार और आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो पाकिस्तान गए थे एक टूर के साथ, वहां के लोगों की हमारे भारत के प्रति, जम्मू कश्मीर के प्रति क्या भावना है? देखिए मैं अपना एक किस्सा सुनाऊंगा, बड़ा रोचक किस्सा है। आपने जिक्र कर ही दिया, जब लाहौर बस शुरू हुई तो मैं उस बस में लाहौर गया था, वाजपेयी साहब की हुकूमत थी। तो मैं होटल फ्लैटिंग में रुका था लाहौर के, तो वहाँ महंगा पड़ता था, उन दिनों में ये कंप्यूटर नहीं था, फैक्स के जरिए सब खबरें जाती थी। तो होटल से करता था, मुझे वहाँ 500 रुपये पर पेज लगते थे, बहुत महंगा था। तो मैंने उससे पूछा रिसेप्शन से, मैंने कहा GPO कहाँ है? उसने कहा GPO इतनी दूर है। मैंने ऑटो पकड़ा। अब ऑटो में जैसे बैठ के चला तो मुझे ऑटो ड्राइवर पठान था, मुझे कहता है वल्ला साहब पीछे कोई मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, वो डिपर दे रहे हैं, स्कूटर रोकने के लिए इशारा कर रहे हैं। तो मैं कहा रुकिए आप, तो रोक लिया। तो मुझे उन्होंने घेर लिया। मैंने एक सेकंड नहीं लगाया सोचने में, मैंने कहा हो सकता है एजेंसी के लोग हो। मुझे घेर लिया उन्होंने, तो मुझे कहने लगे कि कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं जिस ईस्ट को मानता हूँ, तो मैंने बड़ा जोर से शाउट किया। मैंने कहा जहाँ से आपने पीछा किया है, मैं वैलिड पासपोर्ट वीजा पर आया हूँ, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैंने ये सब बातें पंजाबी में कही। आप हैरान हो गए अध्यक्ष जी, वहां से मुस्लिम पंजाबी निकल रहे थे। उन्होंने कहा ये किसी पंजाबी को घेर रखा, मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी उन दिनों में। ये बात आप देखें 21 साल 22 साल पुरानी बात है, सेहत भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया थी। तो आप देखेंगे वो रुके, उन्होंने कहा भाईजान क्या हुआ? मैंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब के उस पर लाहौर बस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ और मुझे अंदर से घेरे मेरे पास। पहले तो वो हटने लगे, फिर मैं हैरान था। उसमें से एक लड़का मेरे को कान में आज भी आवाज गूंजती है, कहता है भावे इंडियन है पंजाबी भरा नीचे चुक के लै लेंगे एजेंसी वाले कि कितने बम बलासी दिखाएंगे इनू बचाओ। तो मुझे वो क्षण आज भी याद आते हैं। तो जब उन्होंने हल्ला किया, इसलिए में सुजुकी में ISI का अफसर आया और उसने कहा नहीं मिस आइडेंटिफिकेशन के जो बहाने बनाए, मैं आ गया। लेकिन मेरे को उस केस का मैं भूल गया। 4 दिन बाद जब मैं अपनी बागा पे वापस लौटा, मैंने फॉर्म भरा, अपनी विंडो में दिया इंडियन साइड में, तो मुझे ऑप्शन नहीं देख रहा। जब मेरा नाम पड़ा कहते वर्मा साहब क्या हुआ था लाहौर में आपके साथ? मैंने कहा मुझे तो याद नहीं।
कहता कमाल, इतनी बड़ी घटना घट गई, आप भूल गए, आपको रोका था। मैं कहा हाँ। कहता हाँ क्या, वो इतनी बड़ी घटना थी, अगर आप वहां बोलते नहीं, फैलते नहीं तो आपको उठा के ले आते। कहता हमने तो होम मिनिस्ट्री में उसी दिन रिपोर्ट भेजी थी कि आपका एक बंदा वहां पर एजेंसी ने पकड़ लिया। कहता मैं तो हैरान हूं कि आप वहां बच के कैसे आ गए। तो ये किस्से हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। एक ये पॉलिटिकल गेम्स हैं जी जी, जो पाकिस्तान की ओर से ज्यादा शरारतें चलाई गई हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान की डे 1 से जब 47 में विभाजन हुआ, उसी कश्मीर पे पूरी नजर थी। वो लियाकत अली पहले प्राइम मिनिस्टर थे, या उनकी जो सेना थी, जो अंग्रेज अफसर थे, उनकी एक साजिश थी, एक बहाना था, उन्होंने इन्वेटर भेजे। उसके बाद सबको आपको पता है, सारे देश को पता है हिस्ट्री। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनकी सारी सियासत कश्मीर पे चलती है। अवाम की बात करें, अवाम फिर भी एक दोस्ताना जी, मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम की बात को समझने की कोशिश करेंगे और सीज फायर वायलेशन करने पे बार बार जो उतारू हो रहे हैं, उसके लिए भी उनको अब सोचना पड़ेगा। अगर सीज फायर है तो सीज फायर है, नहीं तो भारतीय सेना इसका जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। सी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।